नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले संसद सत्र के दौरान आज सवेरे बीजेपी संसदीय दल की बैठक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन मुंडा समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बैठक में शामिल हुए। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने पर बैठक में पीएम मोदी का अर्जुन मुंडा ने सम्मान किया। बीजेपी का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर हुई। इससे पहले मीटिंग की जगह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होती थी। लाइब्रेरी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम जारी है इस वक्त, इसीलिए इस मीटिंग को अंबेडकर सेंटर में आयोजित करने का फैसला लिया गया। संसदीय दल की बैठक में मौजूदा शीतकालीन सत्र और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए कि भारतीय कैबिनेट की जो एक तरीके से और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मौजूद रहे। साथ ही साथ इस बैठक को लेकर जिस बात को लेकर कयास लगाई जा रही थी कि बिरसा मुंडा की जयंती के बाद से जो है ये पहली बैठक है जिसमें संसद भवन की बिल्डिंग के बाहर ये बैठक आयोजित की गई है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये बैठक हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पीएम मोदी का इस बैठक में अर्जुन मुंडा ने सम्मान किया और साथ ही साथ बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर हुई है। इससे पहले मीटिंग की जगह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होती थी। लाइब्रेरी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम इस वक्त चल रहा है और इसीलिए मीटिंग को अंबेडकर सेंटर में आयोजित करने का निर्णय किया गया। संसदीय दल की बैठक में मौजूदा शीतकालीन सत्र और अगले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चाएं हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथ ही साथ इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल के साथ धर्मेंद्र प्रधान और मोदी कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ तमाम जो सांसद थे वो भी मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए कि संसदीय दल की बैठक हुई है और इसी को लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी, क्या मुद्दा रहा बैठक का आज का और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जैसा कि आपके ने बताया, आपके चैनल द्वारा ये खबर दी जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया जी। जैसा कि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को 15 आदिवासी दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाया था। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का गौरव और उनका महिमा गौरवगान करती है। उनकी महिमा मंडित इसलिए करती है कि सभी लोग जो लोग हैं। एजेंडा क्या था आज की बैठक का हरीश जी? एजेंडा तो उस बैठक में डिस्कस हुआ होगा। मैं बैठक का पार्ट नहीं था, मैं उसका एजेंडा बताऊं जी। लेकिन इस देश की खुशहाली, इस देश की जनता की खुशहाली, इस देश की 130 करोड़ लोगों की समृद्धि और उनकी देश का गौरव। सर, समृद्धि तो तब होगी ना जब देश की संसद चलेगी। संसद तो चल नहीं पा रही। राज्यसभा में हर दिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों को निर्देश दिए हैं। आपको यह जानकारी निश्चित रूप से होगी ही कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया जी, वो स्वतः विपक्षी दल के नेताओं से उन्होंने इस पर चर्चा की है और विपक्षी दलों को चाहिए कि जो हमारी संसदीय परंपरा है उसका उनको सम्मान करना चाहिए। जो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक में इस बात को विपक्षी दल के सभी नेतागणों से ये बात कही थी। आप प्रखर से प्रखर सवाल, तीखे से तीखे सवाल हमसे करिए, लेकिन जो संसदीय परंपरा है, जो
पीठ है उसका सम्मान होना चाहिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका सम्मान होना चाहिए। और इसको लेकर के जो विपक्षी दल के लोगों का रवैया था, मुझे लगता है कि सभी लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और माननीय सांसद होने के नाते ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अब आगे अगली खबर का। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर दौरे पर हैं। अब से कुछ देर बाद जब वो गोरखपुर में पहुंचेंगे तब वहां वो 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है और ये 600 एकड़ में बना हुआ है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 में रखी थी। 30 सालों से भी ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ की है और ये 112 एकड़ में फैला हुआ है। ये 300 बिस्तरों का अस्पताल है। यहां 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। सीटी स्क्रीन, इसके साथ ही साथ एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी यहां मौजूद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में लोगों को एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात देंगे। इसमें 125 एमबीबीएस की सीटें भी होंगी। इससे वायरस रिसर्च प्रशिक्षण में आसानी होगी। जापानी बुखार की भी रोकथाम के लिए यहां अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। आज सिंघू बॉर्डर पर फिर किसान संगठनों की बैठक हो रही है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने कहा कि 4 दिसंबर को हमने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन बीते 2 दिनों में सरकार से अभी तक बातचीत का न्योता नहीं मिला है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में किसान नेता सरकार पर और दबाव डालने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को सड़क खाली करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब किसानों की घर वापसी होगी। तारीख पे तारीख बदलती जा रही है, पर किसानों की घर वापसी का मुद्दा अब भी वहीं अटका है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर भी जो है अभी भी किसानों से भरी पड़ी है। सड़क पर किसान डटे हैं, लेकिन आगे की राह दिखाई नहीं दे रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही दोनों सदनों में कई सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव जो है वो दिया है। कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिलवाने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मारे गए किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चीन के भारतीय क्षेत्र में बार बार अतिक्रमण पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा महासचिव को लिखे एक पत्र में तिवारी ने कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय क्षेत्र में बार बार अतिक्रमण करने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़पें हुई हैं। रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश से आए दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती हैं। धर्मांतरण को लेकर राज्य में हिंदूवादी संगठन काफी उग्र नजर आते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश के गंज बसौदा के सेंट जोसेफ स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक स्कूल के सामने तोड़ फोड़ कर रहे हैं।
तोड़फोड़ करने वाले ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले इन लोगों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जब बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त स्कूल के अंदर 12वीं क्लास के बच्चे अपनी परीक्षा दे रहे थे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ होते हैं आपके सामने हाजिर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ जहां दुनिया में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,882 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 6 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक 17.8% कम है। यही नहीं, देश में लगातार 11 दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामले 10,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं और 163 दिन से 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,004 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,40,69,612 हो गई है। वहीं इस दौरान 220 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ इस महामारी से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,73,757 हो गया है। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना से जुड़ी एक अच्छी जानकारी देश को लोकसभा के माध्यम से दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि आने वाले दिनों में 2 और स्वदेशी कोविड-19 टीके देश को उपलब्ध होंगे। मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने पर कहा कि दोनों नए टीकों के लिए तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े जमा कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि दोनों नए टीकों का डेटा और ट्रायल सफल होगा। ये दोनों कंपनियां भारतीय हैं, इससे जुड़ा शोध और निर्माण भी देश में ही किया गया है। सरकार का मकसद है कि भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और इसी का परिणाम है कि सिर्फ 9 महीने में भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर ली थी। अगली खबर दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। राजधानी से सटे एनसीआर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हालांकि इसमें सुधार आने की जगह स्थिति और बिगड़ने की ही आशंका है। आपको बता दें कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बीते दिनों 322 पर रहा और इसे बेहद खराब श्रेणी में ही रखा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सफर के मुताबिक फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले 3 दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। ठंड, कोहरे और हवा की रफ्तार कम होने से अगले 3 दिनों के बीच राजधानी के प्रदूषण में इजाफा होने के आसार हैं। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 314, नोएडा में 317, गुरुग्राम में 325 है,
और इसके साथ ही साथ सीपीसीबी के मुताबिक पूरे नवंबर में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक से नीचे यानी मध्य श्रेणी में आया हो। राजधानी में लगातार गिर रहा पारा भी इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बड़ा हमला बोला है। अब इसी को लेकर वानखेड़े के पिता सामने आए हैं। बता दें कि परिवार पर लगातार हो रहे हमलों से आहत होकर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने परिवार के खिलाफ फिर से बयानबाजी करने का नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया है। इसके पहले नवाब मलिक ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक वानखेड़े परिवार पर किसी तरह की कोई टिप्पणी न करने का आश्वासन दिया था। गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तरफ से ड्रग्स केस में वसूली करने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का भी आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाया है। फिलहाल के लिए तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ।